नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं 10 दिसंबर के करंट अफेयर्स में। एक गाजियाबाद की एक प्रसिद्ध कोचिंग का एजुकेटर एंड शशि जीएस एकेडमी का डायरेक्टर एंड फाउंडर। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं अपने बारे में थोड़ा सा और भी बताना चाहूँगा। यदि आप लोगों को करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं करंट अफेयर्स पीडीएफ दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि आपको ऑफलाइन क्लास करना है तो आप आ सकते हैं गाजियाबाद में, और बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से हम तैयारी करवाते हैं दोस्तों। किसी भी तैयारी को आपको किसी भी प्रकार की तैयारी करना है, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, सीटेट, यूपी टेट, और यदि आपको यूपीएससी और पीएससी का फाउंडेशन कोर्स भी करना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। हम आपको बहुत अच्छे से और क्रमबद्ध तरीके से आपकी तैयारी करवाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के प्रश्न के, यानी कि आज के जो हमारे 10 प्रश्न हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि आज की विशेषांक में हम जानेंगे आरटीजीएस के बारे में भी। तो दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहिए, यानी लास्ट तक आप जुड़े रहिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही जल्द मैं दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं पहले प्रश्न की। कहा जा रहा है कि अभी हाल ही समय में, यानी कि किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन ऑपरेशन ब्लैक फेस के लिए इंटरपोल से एक सॉफ्टवेयर हासिल किया है। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है दोस्तों? क्रॉलर। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है दोस्तों? क्रॉलर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न ही बन गया। यहाँ पर अभी हाल ही समय में किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन ब्लैक फेस के लिए, एक ऑपरेशन था ऑपरेशन ब्लैक फेस। ब्लैक फेस से तात्पर्य होता है, कुछ लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अश्लील वीडियो क्या करते हैं, अश्लील वीडियो डालते हैं, कहाँ पर? इंटरनेट पे डालते हैं। तो उन लोगों को क्या क्या बोला जाता है दोस्तों? ब्लैक फेस बोला जाता है। ठीक है, जो दिखाई नहीं देते एक तरीके से। ठीक है, उनके लिए बोला गया। इसमें बताया गया है कि इंटरपोल से एक सॉफ्टवेयर लिया गया। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है दोस्तों? क्रॉलर है। पहली बात तो आपको ये पता चला। दूसरी चीजें, किस राज्य की पुलिस ने, तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर, यानी कि दूसरा आंसर ये मिल जाता है आपको, महाराष्ट्र पुलिस ने। ठीक है, महाराष्ट्र की पुलिस ने ऐसा कार्य किया है दोस्तों। ठीक है, देखो इस ऐप को लेने से क्या फायदा होगा। इस ऐप को लेने से फ़ायदा ये है दरअसल कि एक तरीके से जो अश्लील वीडियो यानी अश्लील साहित्य को ट्रैक करने में भी यह मदद करता है। और ऐसे मिशन को इस सॉफ्टवेयर से क्या बताया गया है दोस्तों कि सॉफ्टवेयर से जुड़े एक मिशन को लागू करने के लिए कम से कम 12 कोर अधिकारियों की भी आवश्यकता पड़ती है, या कोर यूनिट बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि ये 12 अधिकारी इंटरपोल के दक्षिण एशियाई विंग का प्रशिक्षण देने भी गए थे दोस्तों। और यूनिट का नाम क्या रखा गया है दोस्तों? ट्रेस रखा गया है। और ट्रेस साइबर बाल शोषण के खिलाफ सामरिक प्रतिक्रिया भी देगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि अभी महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है, इंटरपोल से साइबर विंग ने, सॉरी, महाराष्ट्र पुलिस ने की साइबर विंग ने अभी क्या किया, हाल ही समय में इंटरपोल से क्या लिया है, एक ऐप लिया है। उस ऐप का या एक सॉफ्टवेयर लिया है। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? क्रॉलर। इसको आपको ध्यान रखना है, किस लिए लिया गया है? अश्लील साहित्य या वीडियो को ट्रैक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा बहुत अच्छे से। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, कि किस राज्य के दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बराही देवी धाम कर दिया है? आप सभी लोग जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन देख ही रहे होंगे, और साथ ही साथ आपको ये भी पहले से पता है कि भारत का एक ऐसा राज्य है जो नाम बदलने में बहुत ही माहिर है दोस्तों। यानी कि बहुत ही अच्छा काम, यानी कि अच्छा काम क्या कहेंगे, हमेशा ही वो नामों को, यानी कि किसी जगह का नाम हो, किसी रेलवे स्टेशन का नाम हो को लेकर, हमेशा वह राज्य जो है हमेशा चर्चित में रहते हैं, चर्चित में रहता। और उस राज्य के जो सीएम है दोस्तों, उस राज्य के जो सीएम है वो भी और हमेशा और चर्चित में रहते हैं। इसी के नाम से जाने जाते हैं कि नामों के चेंज करने वाले सीएम कौन है? श्री आदित्य योगीनाथ। तो दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस राज्य के दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बराही देवी धाम कर दिया गया है दोस्तों। तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है दोस्तों? श्री आदित्य योगी नाथ जी, जिनके बारे में आप जानते हैं, पहले हमेशा अपने अपने वक्तव्य से हमेशा चर्चित में रहते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में। लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर
प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच स्थित दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, मां बराही देवी धाम कर दिया गया। और इस पर केंद्र सरकार ने भी अपनी सहमति दे दी है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए अपनी सहमति भी दे दी है दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपने देखा दूसरी चीजें, यानी कि दूसरा प्रश्न आपने देखा कि रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एक नया नाम कर दिया गया है दोस्तों। तो आप तो जानते ही हैं इनके बारे में, मैंने आपको एक चीजें भी बता दिया है, यहाँ के राज्यपाल कौन है, ठीक है, यहाँ के राज्यपाल कौन है मैंने नेक्स्ट यानी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है। अब आपका कर्तव्य बनता है आप हमें आंसर किस में दें दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के दें। तो दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य सरकार ने थारू जनजातियों के लिए एक योजना शुरू की है। कहा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने थारू जनजातियों के लिए एक योजना शुरू की है दोस्तों। तो आप तो जानते ही हैं थारू जनजाति कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर पर, ठीक है। तो थारू जनजाति के लिए कौन काम कर रहा है दोस्तों, कौन योजना शुरू करने वाला, कौन सा राज्य है दोस्तों। थारू जनजातियों के लिए एक योजना शुरू करने वाला कौन सा राज्य है दोस्तों, उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में आप भली भांति परिचित है पहले से, ठीक है। देखिए दोस्तों इसके बारे में यदि हम बात करें कि थारू जनजातियों को इस यानी कि उनकी संस्कृति अनूठी लाने के लिए एक योजना शुरू की गई है, जो दुनिया भर में थारू जनजातियों के लिए है। दूसरी चीज इसमें यह भी बताया जाता है इस योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना का उद्देश्य है कि इन आदिवासी गांवों को क्या लाया जाएगा, किसमें लाया जाएगा, पर्यटन मानचित्र में। देखो पर्यटन मानचित्र में लाए जाने से फायदा क्या होगा, पहली बात तो रोजगार पैदा होगा और वहाँ के लोगों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता भी लाएगी, यानी कि वे लोग काम कर सकेंगे अच्छे से, अपने जीवन को संचालन कर सकेंगे दोस्तों, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। साथ ही साथ जो आदिवासी लोग हैं उनको देखने के लिए आप जानते हैं कि दूर दूर से यानी कि जो विदेशी पर्यटन है वो अजीब गरीब लोगों को देखने के लिए उनका ज़्यादा मन करता है, आप जानते हो। तो आदिवासी लोगों को जब वो देखने आएंगे तो उनको बहुत सारी भारत की संस्कृति के बारे में भी पता चलेगा, और साथ ही साथ उसके लिए हमारा रेवेन्यू भी हमें आएगा, जिससे क्या होगा दोस्तों कि सरकार क्या करेगी, हमारे राज्य के लिए काम कर सकेगी दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा काम है, सरकार का यह उम्दा कदम है और इस पर हमें समर्थन करना चाहिए। देखो जो भी सरकार सही काम करती है, यानी कि जो सरकार या सरकार का जो कोई भी काम है जो सरकार सही काम करती है उसके लिए समर्थन करना चाहिए, हमारा यह नैतिक दायित्व बनता है। और जो काम सरकार गलत करती है उसका विरोध जमकर करना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का हेजिटेशन नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में स्थित थारू आदिवासियों के गांवों को जोड़ने के लिए भी एक योजना बना रही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आप इतना ही जानिएगा और इससे ज़्यादा जानने की इसमें कोई चीज़ें है नहीं, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बताया जा रहा है दोस्तों कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को के शहरी परिदृश्य शहर कार्यक्रम के तहत यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है दोस्तों। कहा जा रहा है कि अभी निम्नलिखित में से या हाल ही समय में क्या किया गया है, भारत का ऐसा कौन से शहर है यूनेस्को के शहरी परिदृश्य शहर कार्यक्रम के तहत यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया दोस्तों। विश्व विरासत सूची में शामिल करने वाले कौन से राज्य हैं दोस्तों, यानी कौन से दो शहर हैं, एक तो आपका ग्वालियर है और दूसरा आपका ओरछा है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन इज करेक्ट कौन सा होगा, यानी कि ई ऑप्शन इज करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा, जब भी यूनेस्को कि विश्व विरासत सूची में कोई भी राज्य या कोई भी शहर शामिल होता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि उसके लिए क्या होता है कि एक तरीके से ऐसा कहा जा सकता है उस शहर के लिए बहुत सारी चीज़ें नई हो जाएंगी, यानी कि वहाँ पर क्या किया जाएगा, जैसे कि ग्वालियर और ओरछा का चेहरा पूरी तरीके से बदल जाएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है। और राज्य पर्यटन के विभाग के साथ यूनेस्को दोनों साथ सौंदर्यीकरण के लिए भी एक मास्टर प्लान भी बनाते हैं। देखिए वहाँ की जो जनसंख्या, वहाँ की जो शहरी व्यवस्था है, यानी कि वहाँ की जो शहरी व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, सब कुछ नए तरीके से विकसित किया जाता है और जितनी भी चीज़ें हैं यानी कि सब कुछ बहुत ही सिस्टमेटिक हो जाती है। सबसे ज़्यादा जिस पे ध्यान दिया जाता है पर्यटन के लिए, जो भी चीज़ें वहाँ की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको और भी अच्छे से संवारा जाता है, उसका सौंदर्यीकरण किया जाता है, जिससे कि लोगों में एक तरीके से संवेदनशीलता बढ़े, यानी कि आकर्षण का केंद्र बन जाता है, जिससे लोग वहाँ पर जाएंगे और वह पर्यटन का क्षेत्र बनेगा। पर्यटन का क्षेत्र बनेगा तो राज्य के रेवेन्यू का एक संसाधन भी होगा दोस्तों, और हमारा देश जो हो एक तरीके से सशक्त होगा।
आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किस बैंक ने ऋण प्रबंधन समाधान यानी लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है दोस्तों। कहा जा रहा है कि किस बैंक ने ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है। कौन सा बैंक है दोस्तों? पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा बैंक है दोस्तों? पंजाब नेशनल बैंक है दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक ने अभी हाल ही समय में क्या किया है दोस्तों? ऋण प्रबंधन समाधान के लिए, जो ऋण से संबंधित समस्याएं हैं उसके सॉल्यूशन के लिए लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन लॉन्च कर दिया है दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी आप अपने नोट्स में चाहो तो मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जानने वाली नहीं है चीज़ें देखो, लेकिन इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में आपको बता देता हूँ। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य ऋण प्रसंस्करण के लिए प्रणाली, प्रक्रिया, मूल्यांकन और रूपों का मानकीकरण करना है, और ऋण प्रतिबंधों की प्रक्रिया को गति देना, और अन्य लोगों के बीच ऑटो जनरेट करना, यानी ऑटो जनरेट ऋण दस्तावेज भी जनरेट करना है। देखो, अगर आपको ऋण चाहिए तो बैंक एक फॉर्मूला अपना रही है कि आपको बैंक जाना नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो ऑनलाइन सारा कुछ सबमिट कर सकते हैं, यानी कि अपना सारा डॉक्यूमेंट और जो भी रिक्वायरमेंट है बैंक की उसको आप सबमिट कर सकते हैं, और सबमिट करने के पश्चात आपको पैसा मिल जाएगा, यानी कि आपको ऋण मिल जाएगा दोस्तों। तो बैंक यही काम कर रही है, वो है पंजाब नेशनल बैंक दोस्तों। ठीक, आइए बात करते हैं आज के जो विशेषांक के बारे में। इसके विशेषांक के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे कि आरटीजीएस सिस्टम विल बी अवेलेबल ऑन 20x7, यानी 24 घंटे, यानी 7 दिन, मतलब 24 घंटे 7 दिन ये क्या काम करेगा? अब उपलब्ध रहेगा आरटीजीएस प्रणाली। आरटीजीएस प्रणाली कब से यह काम कर रहा है दोस्तों, यानी कब से यह काम करेगी? 14 दिसंबर 2020 से दोस्तों। 14 दिसंबर 2020 से यह पूरी तरीके से 24 घंटा हमारे सेवा में उपलब्ध हो जाएगी। आइए जानते हैं आरटीजीएस के बारे में। आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट दोस्तों। इसमें क्या होता है कि आप एक बैंक से यानी कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, एक अकाउंट से देखो, अगर आप सोचते होंगे कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं आरटीजीएस क्यों करूँगा, मेरे पास पेटीएम है, मेरे पास फ़ोनपे है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पर, जो आपके पास पेटीएम है सही है, आपके पास फ़ोनपे है ये भी सही है, लेकिन दोस्तों आप सिर्फ उसमें क्या है, लिमिटेशन है। आप 10 से 15 हज़ार, या आप मैक्सिमम आप समझ लीजिए 20 हज़ार से आप ज़्यादा नहीं भेज पाएंगे। लेकिन आरटीजीएस के माध्यम से क्या होता है, आप कम से कम 2 लाख रुपए तक तो एक साथ भेज ही सकते हैं, और इससे अधिकतम के लिए कोई सीमा अभी तय नहीं की गई है। यानी कि आप कितना भी पैसा भेजना चाहें तो आप आरटीजीएस के माध्यम से पैसा भेज सकते हैं। ठीक है, आपको कैसे भेजना होता है दोस्तों? बैंक ब्रांच नेम डालना होगा, नेम और नेम अकाउंट नंबर डालना होगा, और बैंक का आईएफएससी कोड डालना पड़ेगा। आईएफएससी का मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, आईएफएससी का मतलब होता है दोस्तों। तो अभी आपने देखा आरटीजीएस क्या है। ठीक है, और भी यदि आपको जानना है तो आरटीजीएस के बारे में अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग सिर्फ कमेंट तो कीजिए एक बार। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, यानी कि इसमें पहले डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि 14 दिसंबर 2020 को आरटीजीएस प्रणाली को 24 घंटे सेवा में हमारे उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, वह प्रभावी कब होगा? 12:30 बजे से प्रभावी हो जाएगी, और वर्तमान में आरटीजीएस प्रणाली ग्राहकों के लिए 7 AM से 6 PM तक ही बीच उपलब्ध था। देखो दोस्तों, अभी इसके पहले क्या था, सुबह 7 बजे से लेकर और शाम के 6 बजे तक यह काम करता था। लेकिन अब कैसे काम करेगा दोस्तों? अब यह कैसे काम करेगा दोस्तों? यह 24 घंटा हमारे लिए, हमारे सेवा में उपलब्ध रहेगा आरटीजीएस। ठीक है, यह एक बैंकिंग प्रणाली है दोस्तों। बैंकिंग प्रणाली में यानी कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने का एक माध्यम है। दूसरी चीज़ इसमें भी मैं बताऊंगा, यह 2013 से शासित होना जारी रहेगा, यानी 2013 से यह काम कर रहा है आरटीजीएस। ठीक दोस्तों, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आज का जो 7वां प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए किसने तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है दोस्तों? कहा जा रहा है कि अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए किसने तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो कौन जीता है दोस्तों? जल्दी से बताइए, आप लोगों के सामने ऑप्शन है। कोई अगर तुक्का भी लगाना चाहे तो लगा सकता है दोस्तों। अगर आपके पास तुक्का लगाने की थोड़ी सी भी आपको लगता है कि मैं तुक्का लगा सकता हूं तो वो लगा सकता है दोस्तों। यदि आप नहीं बता सकते तो आइए बात करते हैं। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इसमें का जो ऑप्शन होगा राजकमल झा जी हैं। ठीक है, राजकमल झा जी हैं, राजकमल झा जी हैं दोस्तों। ठीक है, राजकमल झा जी
को क्या मिला है दोस्तों, राविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार इन्होंने जीता है। किसके लिए जीता है दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, उपन्यास 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था उसके मामलों पर उपन्यास इन्होंने लिखा था। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, डेनमार्क के कोपेनहेगन में, एक मिनट दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि डेनमार्क के कोपेनहेगन में $5000 के पुरस्कार की ऑनलाइन भी घोषणा की गई है इनके लिए। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि कौन से पत्रकार हैं, कौन से लेखक हैं, यानी कि जिन्होंने अपनी खुद के उपन्यास, उन्होंने एक उपन्यास लिखी है द सिटी एंड द सी के लिए। तीसरा पुरस्कार जो है, भारत का तीसरा पुरस्कार जो है आपका राविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार इन्होंने जीता। उनका नेम क्या है, राजकमल झा। तो कई बार यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं दोस्तों, तो आपका कर्तव्य बनता है इसको आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा इसके बारे में कि दोस्तों उपन्यास, इन्होंने जो उपन्यास लिखा है उस उपन्यास में 2012 में निर्भया कांड हुआ था। निर्भया कांड में क्या हुआ था, यानी निर्भया जो मामला हुआ था उसी के संदर्भ में इन्होंने उपन्यास लिखा था दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं आज के 8वें प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, 8वां प्रश्न कहा जा रहा है कि फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत के जीडीपी का अनुमान लगाया है दोस्तों। किसने, फिच रेटिंग ने। फिच रेटिंग जो है एक तरीके से एक ऐसी संस्था है जो क्या काम करती है, जीडीपी का अनुमान लगाती है कि किस वर्ष यानी कि कब, किस फाइनेंशियल ईयर में कितना चलने वाला है या कितना इसके प्रगति पर विकास दर है दोस्तों। तो ऑप्शन इज सी करेक्ट, यानी कि -9.4% दोस्तों। ठीक है, तो आप सिर्फ इसमें इतना ही जानिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं जानना है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कुछ रेटिंग से संबंधित है। कई मूडीज वगैरह हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो क्या करती हैं, रेटिंग देती हैं। तो रेटिंग से संबंधित मैं अलग वीडियो बना दूंगा ताकि यहाँ पर समय हमारा ना नष्ट हो दोस्तों। आइए बात करते हैं अगले और लास्ट यानी कि 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश अमेरिका के बाद चंद्रमा पर झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र बन गया है। बताया जा रहा है इसमें दोस्तों, 9वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि अभी हाल ही समय में बताया जा रहा है कि देश अमेरिका के बाद चंद्रमा पर झंडा लगाने वाला कौन सा दूसरा राष्ट्र बन गया है दोस्तों। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि चीन ही ऐसा करने वाला देश है, क्योंकि चीन ही हमेशा अमेरिका के बाद जब भी कोई काम होता है तो चीन अपने आप को उठाने का प्रयास करता है और चीन उसको दूसरा स्थान पाने की अपनी क्षमता रखता है। ठीक है दोस्तों, तो भारत भी है, वैसे चीन की मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, लेकिन चीन ऐसा करने के लिए हमेशा जाना जाता है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा से। अमेरिका ने मानवयुक्त अपोलो 11 दिसंबर 11 चंद्र मिशन के दौरान 1969 में चंद्रमा पर पहला झंडा लगाया था। कब, 1969 में चंद्रमा पर पहला झंडा लगाने वाला अमेरिका है, जिसने मानवयुक्त अपोलो 11 चंद्र मिशन के तहत किया था। और उसके बाद में 1972 तक बाद के अभियानों के दौरान चंद्रमा पर 5 और अमेरिकी झंडे भी लगाए गए थे। 1972 के बाद बताया जाता है कि 5 और झंडे अमेरिकी लगाए गए थे, कहां पर, चंद्रमा पर। और 50 से अधिक वर्षों के बाद चीन यह उपलब्धि हासिल करने वाला केवल भारत विश्व का दूसरा देश बन गया। विश्व का दूसरा देश बनने वाला चीन है ऐसा करने वाला, यानी कि चंद्रमा पर दोस्तों यानी कि झंडा लगाने वाला चीन विश्व का दूसरा देश बन गया। और साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी CNSA की तस्वीरों में 5 तारांकित रेड फ्लैग को पवन रहित चंद्रमा सतह पर भी देखा गया है। तो दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें जानने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखना है कि पहला देश कौन था और दूसरा देश कौन है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा। और पहले देश ने कब चंद्रमा पर झंडा लगाया था, तो 1969 में, सिर्फ इतना आपको याद रखना है बस। आइए आज के आखिरी प्रश्न और 10वें प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों। 2020 सखीर ग्रैंड प्रिक्स बहरीन फार्मूला 2 की रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। 2020 सखीर ग्रैंड प्रिक्स बहरीन में फार्मूला 2 की रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं दोस्तों। तो जेहान दारूवाला, देखो यहाँ पर जेहान है, ठीक है, जेहान दारूवाला पहले व्यक्ति हैं या पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने साखिर ग्रैंड प्रिक्स 2020 का इन्होंने जीता है दोस्तों। और बहरीन में जीता हो किस फार्मूला का, फार्मूला 2 की रेस जीतने वाले हैं। ठीक है,
तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जानने वाले नहीं है, इसमें बहुत अच्छा चीज़ें नहीं है, बस जितनी चीज़ें जानना था वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं आज आपकी प्रश्न की, और साथ ही साथ मैं आपको पिछले प्रश्न के बारे में भी बता देता हूँ, पिछला प्रश्न का आंसर क्या था और पिछला प्रश्न क्या क्या था दोस्तों। तो पिछला प्रश्न था दोस्तों, फीफा के अध्यक्ष कौन थे। फीफा के अध्यक्ष कौन थे? जियानी इन्फेंटिनो। जियानी कौन है दोस्तों? जियानी इन्फेंटिनो जी, जियानी इन्फेंटिनो जी यहाँ के अध्यक्ष थे, यानी फीफा के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन इज बी करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट है उसमें, किसमें? आपका जो आपके 9 दिसंबर के करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो आप सभी लोगों को आज के लिए आज का जो प्रश्न है दोस्तों, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आरटीजीएस में आर क्या है? आरटीजीएस में आर क्या है दोस्तों, आप लोग जरूर जरूर बताइएगा। वैसे मैंने विशेषांक में कवर किया है। अब यदि आपने अच्छे से कवर करके, जो मैंने कवर किया है, यदि आपने अच्छे से सुना होगा तो डेफिनेटली ही आप आंसर दे पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए मैं बस यहीं से अलविदा लेना चाहूँगा, और साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा शेयर कमेंट जरूर किया करें दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, जय हिंद।